सभी को नमस्कार। परमाणु और अणु के इस क्लास में आज अपने बात करनी है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। इससे पहले अपन ने बात की कि फर्स्ट जो परमाणु मॉडल दिया वो किसने दिया, जे थॉमसन ने, जिसको बोलते हैं थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल। और जिसमें अपनों ने बात की कि जो आपके पास रेड वाला जो पार्ट होता है तरबूज के अंदर, वो तो धनावेशित गोला होता है और इसके अंदर जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपनों ने बात की। तो इसमें ये भी बात की थी ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसने कौन सा गुण नहीं बताया, स्थायित्व वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं अपने रदरफोर्ड द्वारा स्वर्ण प्रयोग, या इसको एक और नाम बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड द्वारा स्वर्ण प्रयोग, या इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाय रदरफोर्ड। तो इसमें क्या किया, इनके दो साथी और थे, यानी असिस्टेंट बोल सकते हैं रदरफोर्ड। एक का तो नाम था गिगर और एक का नाम था मार्स डेन। ठीक है, ये दोनों क्या थे, इसके असिस्टेंट। अब बात करें, इन्होंने क्या किया, एक पतले स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की क्या की, बौछार। तो इन्होंने क्या किया कि जो एक पतला स्वर्ण पत्र लिया। देखो स्वर्ण पत्र क्यों लिया, क्योंकि देखो सोने का जो पत्र होता है उसको अपने पीट पीट के जितना उसके उतना पतला कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक तो ले लिया पर्दा। ठीक है, और पर्दे के पास यहाँ पे लगाया सोने की पत्र। ठीक है, यानी बिल्कुल पतला ही है। और यहाँ पे था अल्फा कण। यहाँ पे अपने बात करें, यहाँ पे क्या था, अल्फा कण। अल्फा कण स्रोत। और ये कौन सा था, ये लेड बॉक्स। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहाँ पे अल्फा कणों की बौछार की किस पे, स्वर्ण पत्र पर। और सामने क्या था, इस पे किसका लेप था, तो किसका लेप था, ZnS से लेपित। ठीक है, ZnS से लेपित। तो ये तो था जो अपने को डायग्राम ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या अपने से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ, जैसे अल्फा कणों की इस पे बौछार की, तो इस पे यहां से जो भी विक्षेप वो सामने किस पे मिला, पर्दे पर। तो यहां से जो आपके पास एक तो इस पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, ये पर्दे पे विक्षेपित हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको एरो से दिख रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से चमक। तो सामने अपने को पता कैसे चलेगा कि मतलब कितने बौछारें, तो यहाँ से क्या है, ये चमक को शो करता है, जिसको ये किससे पता चलेगा अपने को, इसमें जो लेपित किया गया किससे, ZnS से। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि यहाँ पे जो आपके पास स्वर्ण पत्र है, इसकी मोटाई क्या है। ठीक है, स्वर्ण पत्र की मोटाई, तो स्वर्ण पत्र की मोटाई की बात करें तो कितना है, ये 100 नैनोमीटर, जिसको अपने क्या कह सकते हैं, 10⁻⁻7 मीटर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली है उसकी मोटाई क्या है, तो कितनी है, 100 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो ZnS है, इसका क्या यूज है कि इसका लेप क्यों किया गया, तो ZnS को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कण जो टकरा के इस पे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये पता कैसे चलेगा, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं एरो से, तो यहाँ पे ये किसको शो करता है, चमक को। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि कण के टकराने पर, कण के टकराने पर चमक उत्पन्न होती है।
अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन, यानी जिससे कण की दिशा ज्ञात होती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी रदरफोर्ड। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो आपके पास, अपने इसको 2D में बना लेते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि बीच में क्या है आपके पास, धनावेश। ठीक है, तो यहाँ से अपने, तो इसमें क्या किया, कुछ कण तो उन्होंने बात की कि कैसे निकल गए सीधे, और कुछ कण क्या हो गए यहाँ से विक्षेपित। ठीक है, यानी ऐसे, और लास्ट में बात करें कि एक कण ऐसा था, यानी 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस लौट आया, यानी जाके और ये वापस आ गया। ठीक है, जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल में बच्चा क्या करता है, जाने के बाद, हाँ वापस मेरे को कहाँ जाना है, मम्मी के पास। तो ये वही है कि गया और 180 डिग्री पर क्या हो गया, ये वापस मुड़ गया। ठीक है, तो ये तो बात होगी, यानी उन्होंने बोला लगभग 20,000, टोटल काउंट नहीं की, लेकिन 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो क्या होगा, वापस लौट आया। ठीक है, तो इससे बहुत से निष्कर्ष निकले हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये सीधे निकल गए, तो उन्होंने बोला यार नाभिक क्या हो सकता है, इसमें जो परमाणु है उसका अधिकांश जो भाग है वो क्या रहेगा, खोखला। ठीक है, एक तो ये निष्कर्ष बताया, यहां से देखिए इन्होंने खोखला, यानी परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ रहता है, केंद्र में रहता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिक। तो इसका मतलब ये तो हो गया, पहला पॉइंट बताया। दूसरा बताया उन्होंने नाभिक की खोज की, किसकी खोज की, नाभिक की। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं नाभिक की खोज किसने की, तो किसने की, रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। ठीक है, दूसरा तो पॉइंट ये बताया। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने क्या धनावेश, जिससे क्या हो जाता है, ये उदासीन, परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन। ये इन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है इसमें, उदासीन। एक तो ये थ्योरी बताई, और चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु का जो आकार है, परमाणु परमाणु का जो आकार है वो कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, जिसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसी तरह इन्होंने बताया नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, और वो कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर, यानी एक फेम्टोमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फेम्टो, FEMTO, फेम्टोमीटर। तो ये चार इन्होंने पॉइंट बताए जो अपने को ध्यान रखना है कि इसमें कुछ कण सीधे निकल जाते हैं, यानी क्या है, खोखला है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किसकी खोज की, नाभिक की खोज की। क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है कहाँ निहित होता है, केंद्र पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते हैं उतने ही क्या होते हैं, इसमें धन आवेशित कण होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसके कारण क्या होता है, जो आपके पास परमाणु है वो क्या रहता है, उदासीन। ठीक है, एक तो ये थ्योरी बताई, और चौथा आपको बताई दिए, परमाणु का आकार बताया, और क्या बताया, नाभिक। तो ये चौथे वाला जो आपके पास क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि परमाणु का आकार क्या है, नाभिक का आकार क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति है मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या किया कि ये जो उदासीन वाला इन्होंने बताया इसको क्या बताया यहाँ पे, गलत। तो ये परमाणु मॉडल क्या हो जाता है, गलत। इन्होंने क्या बताया, अब ये परमाणु मॉडल कैसे गलत साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, उदासीन। इनको गलत जो ठहराया वो थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कोई आवेशित कण है और लगातार वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, यानी मान लो ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है, उसमें क्या होती है, ऊर्जा की हानि। और ऊर्जा की हानि होती है तो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। और तो मैक्सवेल ने बताया
कि जब कोई आवेशित कण और वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो लगातार ऊर्जा की क्या होती है, इसमें हानि होती है, तथा अंत में जो ये सर्पिलाकार बन रहा है गति करते हुए नाभिक में क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो परमाणु में संभव नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल बताया वो क्या हो जाता है यहाँ पे गलत साबित। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कैसी गति है, सर्पिल गति, सर्पिल गति, इसको बोलते हैं मैक्सवेल तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो मॉडल है वो भी क्या होगा यहाँ पे गलत साबित होता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट परमाणु मॉडल, बोर द्वारा परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या बताया कि ये कोई धनावेशित है, नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किसमें, वृत्ताकार, स्थायी वृत्ताकार पथों में। ठीक है, तो इन्होंने ये भी नहीं बताया सर्पिलाकार है, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि परमाणु क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है वो लगाता है किसमें, स्थायी वृत्ताकार पथों में, जो यहाँ पे बनाए हैं। तो इनको किससे शो करते हैं, KLMN। ठीक है, यानी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु को क्या बनाया, मॉडल। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन सा पथ मानोगे, स्थायी वृत्ताकार, स्थायी वृत्ताकार पथों में क्या लगाता है, चक्कर। ठीक है, और इन्हीं चक्रों को क्या बोलते हैं, इन्हीं चक्रों को बोलते हैं कोश, या क्या बोलते हैं कक्षा, या क्या बोलते हैं ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये 3 नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसको तो बोलते हैं शेल, और इसको बोलते हैं ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल। तो आपके पास ये जो KLMN ये दिखाई दे रहा है, ये जो है इनको क्या कहते हैं, कोश, कक्षा, या क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके कौन से, बोर परमाणु मॉडल की। तो इसमें इन्होंने बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे शो करते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है कोशों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सारणी बना लेते हैं, उसके हिसाब से अपने को पता चल जाएगा। तो बात करते अपने, तो यहाँ पे तो लिख लेते अपने कोशों की संख्या, यहाँ पे n हो गया, और यहाँ पे लिख लेते अपने इलेक्ट्रॉन यानी 2n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोश कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया KLM और N, और N यहाँ पे क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 2n² कैसे करोगे, n का मान यहाँ पे कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, कितना आ गया, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 है, और n का मान कितना है, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी तरह यहाँ पे 2 है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे आपके पास 2, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस कोश में कितने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले m तक, तो ऊपर वाले आपको ऐड करने हैं, 8 और 10, 10 और 18 कितने होंगे, 28। ठीक है, तो कई बार सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि m कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 18। अगर आपसे पूछे m तक, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले ऐड करने हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परमाणु में
क्वेश्चन आसान से, लेकिन कई बार क्या है उनके आंसर अपने को ऐसे लगता है कि यहाँ से अपने दे तो सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पूछे परमाणु की किसी कक्षा में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ से देखिए कितना बताओगे 2, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग का आंसर होता है 1 से। आप होगे कैसे, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2, तो हमेशा स्टार्टिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो कहाँ से भरे जाते हैं 1 से। ठीक है, तो ये तो बात होगी कौन सी, अपने इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद बात करें, जैसे मान लो ये नाभिक है और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कितना ई है, उतना ही आवेश किस पे रहेगा, प्रोटॉन पर। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ई इक्वल क्या होता है, पी होता है। ठीक है, ये अपनों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा, उतना ही जो आवेश है वो किस पे रहेगा, प्रोटॉन। तो यहाँ पे नाभिक का जो कुल आवेश है वो कितना रहेगा, तो परमाणु क्रमांक Z है, आवेश कितना है यहाँ पे ई, तो जो आपके पास टोटल जो आवेश रहेगा वो कितना रहेगा ZE। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, ये जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर निकाल रहे हैं, मान लो ये किस वेग से, v वेग से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये ZE है, तो मान लो आपके पास यहाँ से अपने गणना करें तो इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, तो यहाँ से जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, अभिकेंद्रीय, क्योंकि ये क्या करेंगे बल आपस में आकर्षण। ठीक है, तो ये जो बल लगेगा कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल। और ये बल किस साइड लगेंगे, नाभिक की ओर। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, नाभिक की ओर, नाभिक की ओर। ठीक है, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, फिजिक्स में जैसे अपने कूलॉम का नियम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, तो वही है, लेकिन यहाँ पे अपने को इस हिसाब से चलना है कि जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है इसमें जो बल लगता है कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। कहाँ पे लग रहा है, नाभिक की ओर। उसके विपरीत कौन सा, अगर इसी की विपरीत की बात करें तो कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। और ये कहाँ लगता है, नाभिक के बाहर की ओर। तो बोर ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है और अपकेंद्रीय बल है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से अपने बात करें कि यहां से पहले तो अपने बात करें कि जो आपके पास इनके बीच जो बल लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अपने बात करें कूलॉम के नियम के हिसाब से। तो यहां से जो बल रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो देखो यहाँ पे आपके पास दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल कैसे अपने काउंट करते हैं, ये Z ही है और ये E है और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी R स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बल, यह आ जाएगा ZE स्क्वायर बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये तो कौन सा बल होगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल फाइंड करें अपने, तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, F इक्वल mv स्क्वायर बटा R। तो ये तो हो गया कौन सा, अपकेंद्रीय, और ये कौन सा हो गया, अभिकेंद्रीय। अब ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इन दोनों को अपने बराबर कर दें यहाँ पे, तो ZE स्क्वायर बटा R स्क्वायर इक्वल mv स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और तो कोई कैंसिल होगा नहीं यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा mv स्क्वायर इक्वल ZE स्क्वायर बटा R। तो लास्ट में अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आया जिसको बोलते हैं बोर का प्रथम अभिक्रित। ठीक है, तो एक तो बात होगी ये, तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है बोर के परमाणु मॉडल से। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो आपके पास नाभिक है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने बना लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने थोड़ा सा एनर्जी दे देते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी भूखे को खाना दे दे तो उसमें क्या आ जाता है, थोड़ी सी ताकत आ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी जाए, एनर्जी दे दी जाए, तो यहाँ से क्या होगा, ये विचलित होगा और ये निम्न स्तर से कहाँ चला जाएगा, उच्च स्तर में। कहाँ चला जाएगा, उच्च स्तर में। तो ये ध्यान रखना,
जो नाभिक के पास जो भी आपके पास कोश होता है उसको बोलते हैं निम्न स्तर। कौन सा स्तर होता है? ये निम्न स्तर। तो ये जो नाभिक के पास है ये वाला, इसको बोलते हैं निम्न स्तर। निम्न स्तर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे पास क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? उनको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी उसके लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। यानी ये कौन सा है? उच्च स्तर। ये तो है उच्च स्तर। तो यहां से तो बात होगी कि यहाँ पे ऊर्जा का क्या किया है इसने? अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण। तो जैसे ही ऊर्जा मिलेगी ये कहां से चला जाएगा? निम्न स्तर से कहां चला जाएगा? उच्च स्तर में। ठीक है। उसी तरह अगर मान लो उस स्तर में है और यहां से क्या निकल गया कि यहां से ऊर्जा अगर उत्सर्जन करता है तो यहां से ताकत क्या हो जाएगी? कम। और ये कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा निम्न स्तर में। ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें कि अगर यहाँ पे ऊर्जा को उत्सर्जन करता है तो उस स्तर से कहां चला जाता है इलेक्ट्रॉन? निम्न स्तर में। ठीक है। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन की, जब अगर ऊर्जा दे दी जाए और जब ऊर्जा निकाल ली जाए तब इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है। एक तो बात बताई ये। उसके बाद बात करें कोणीय संवेग की। बोर ने और क्या बताया? बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां कोणीय संवेग कितना होगा? h अपन, यानी जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां पे कोणीय संवेग क्या होगा? h/2 का पूर्ण गुणज हो। एक तो ये कंडीशन बताई। ठीक है। यानी कोणीय संवेग किसके बराबर होगा? h/2 का। पूर्ण गुणज का मतलब यानी NH/2। ठीक है। तो यहाँ पे कोणीय संवेग क्या है आपके पास? तो कोणीय संवेग आपके पास होता है mvr। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास NH/2, NH/2। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ जो आपके पास कक्षाएं, यानी 1 2 3। ठीक है। तो ये तो बात करें, ये है बोर का द्वितीय अभिग्रहित यानी दूसरी इक्वेशन। और पहली इक्वेशन कौन सी थी जो अपनों ने बात की थी? mv² इक्वल ZD² ठीक है। तो ये तो बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करें तो यहाँ से v का जो मान आएगा कोणीय संवेग, जो अपने यहाँ से v का मान निकाल सकते हैं NH/2πmr। ठीक है। तो ये तो आगे कौन सी? दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो थी। तो यहाँ से अपने को देखो क्या क्या पता है? m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या होते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या होता है यहाँ पे? कक्षा की त्रिज्या। और n अपने को पता ही है क्या है? कक्षाओं की संख्या। और h क्या है यहाँ पे? प्लांक स्थिरांक। तो प्लांक स्थिरांक कितना होता है? तो ये अपने बात करें 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। तो ये तो बात होगी कौन सी? प्लांक स्थिरांक की। अब यहाँ पे अपने क्या करें? एक तो इक्वेशन लिख लेते हैं अपने। पहली कौन सी है? mv²/ZE² कौन सी है? r। ये पहली इक्वेशन है। तो क्या करो, यहाँ पे जो आपके पास v का जो मान है वो रख दो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अपने v का मान रखें तो आपके पास क्या आएगा? तो यहाँ पे m है और इधर क्या है अपने पास? NH/2πmr। ठीक है। तो ये आ जाएगा NH/2πmr और इस पे क्या होगा? स्क्वायर। और इक्वल में क्या है? ZD²/r। ठीक है। तो यहाँ से अपने स्क्वायर से इस पे गुणा कर देते हैं। n² h² और ये कितना होगा? 2 दूनी 4 π² और ये हो जाएगा m² और ये हो जाएगा r²। ठीक है। इक्वल है ZE²/r। तो यहाँ से एक r से तो एक r कैंसिल हो गया। ठीक है। और क्या कैंसिल हो गया? यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने निकाल लेते हैं r, तो r को उधर ले जाते हैं, ZD² नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास r का जो मान आएगा वो कितना आएगा? n²s²/4π² और ये ZD नीचे आ जाएगा ZD²। ठीक है। तो ये तो बात होगी त्रिज्या की। ठीक है। अब त्रिज्या का प्रॉपर मान निकालने के लिए अपने पास देखो, एक तो h का मान पता है और किसका मान पता है? पाई का मान पता है और किसका मान पता है? द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m। और एक किसका मान पता है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। इन चारों का मान अपने को पता है तो अपने ये मान इसमें रखें तो लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास लास्ट में त्रिज्या आएगा वो कितना आएगा? 0.529 इंटू 10⁻10 n²/z। ठीक है। क्योंकि इनके मान तो अपने को पता नहीं है n² और z, और ये आ जाएगा किसमें? मीटर में। ठीक है।
तो ये तो बात होगी किसकी, त्रिज्या की। और लास्ट जो फाइनल इसको लिख सकते अपने कितना है 0.529। तो यहाँ से आर जो आएगा आपके पास 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एमस्ट्रॉम। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, इसको ही बोलते हैं बोर त्रिज्या। ठीक है, तो ये अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है बोर त्रिज्या, इतना अपने को कैलकुलेशन करनी नहीं है, अपने को पता होना चाहिए कि ये त्रिज्या कैसी है, इसको बोलते हैं बोर त्रिज्या। तो ये तो बात होगी कि बोर त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो अपने को यहाँ पे जो आपके पास 10 की पावर -10 है, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, क्योंकि अपनों ने परमाणु का आकार और कौन सा आकार पढ़ा था, नाभिक का आकार, तो उसमें अपनों ने एंगस्ट्रॉम पढ़े थे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीलियम की तृतीय कक्षा की बोर त्रिज्या क्या होगी, बोर त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले तो अपने को बोर त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, कि R इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड एमस्ट्रॉम। ठीक है, अब हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी जेड, हीलियम कितने पे आता है 2 पे, हाइड्रोजन हीलियम। उसके बाद तीसरी कक्षा यानी जो n का मान है वो कितना है यहाँ पे 3, बस ये मान आपको यहाँ पे रखने हैं। तो n 529 एन स्क्वायर, n कितना है 3, 3 तिया 9, 9 बटा, और z का मान यहाँ पे कितना है 2, और साथ में एमस्ट्रॉम आई। ठीक है, तो ये 9 बटा 2 कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो आपके पास वो आंसर आएगा, वो किस में आएगा एमस्ट्रॉम में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। बस अपने को यहाँ पे परमाणु क्रमांक और किसका मान पता होना चाहिए, कक्षा का मान। तो ये तो बात होगी किसकी, क्वेश्चनों की। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं और वो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लास कैसे लगी आप जरूर बताएं और चैनल को शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।